कहानी की शुरुआत में हम एक हाई स्कूल में चल रहे बास्केटबॉल मैच को देखते हैं। उस मैच में मेसन नाम का एक लड़का खेल रहा था। उनकी टीम हार रही थी और मैच में सिर्फ 44 सेकंड बाकी थे। तो कोच ने डीन नाम के लड़के से कहा कि बॉल छीनकर जल्दी से मेसन को पास करना, क्योंकि वो उनकी टीम का सबसे बेस्ट शूटर था। सभी लड़के इस प्लान को फॉलो करने लग गए और जल्द ही मेसन ने 2 पॉइंट्स बना लिए। लेकिन तभी उसका ध्यान लोगों की भीड़ में एक जलते हुए आदमी पर गया। गेम जारी रही। डीन ने फिर से मेसन को बॉल दी और मेसन ने आखिरी सेकंड में बॉल फेंक दी। लेकिन तभी अचानक वो जलता हुआ आदमी फिर से उसके सामने आ गया। वो अपना काला हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगा। ठीक उसी वक्त पर बॉल भी बास्केट में चली गई और उनकी टीम मुकाबला जीत गई। खुशी के मारे मेसन को उसकी टीम वालों ने घेर लिया। लेकिन डरा हुआ मेसन जल्दी से चेंजिंग रूम की तरफ भागा और उसने अपना लॉकर खोलते वक्त अपने हाथ पर खड़े होते रोंगटों को महसूस किया। वो सारा सामान बाहर फेंकने लगा और आखिर में उसके हाथ में एक अजीब सी चीज लगी। तभी एक आवाज ने उसका नाम धीरे से फुसफुसाया और डर के मारे मेसन एक केटल बेल ढूंढने लग गया। उसी वक्त वो जलता हुआ आदमी भी वहां पर आ गया। अब मेसन उससे रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन जब वो नहीं रुका तो उसने उस चीज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई। उसने अपने टीममेट्स को अंदर आते देखा तो चैन की सांस ली। बाद में नहाते वक्त मेसन ने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने नीचे देखा तो राख जैसा कुछ दिखा। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो जलते हुए आदमी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और अपना हाथ उसके गले के अंदर डाल दिया, जिससे मेसन के शरीर में भी आग लग गई। जब उसके टीममेट्स ने उसकी चीखें सुनी तो सभी बाथरूम की तरफ दौड़े और उन्होंने मेसन को जलता हुआ देखा। 6 महीने बाद हम क्रिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी कजन के साथ शिफ्ट हो गई। वो खिड़की की दीवार पर बैठकर स्केच बना रही थी, लेकिन तभी अचानक वो अपने ख्यालों में खोने लग गई। वो जमीन को इस कदर घूरने लगी जैसे अंधेरे की तरह काले ख्याल उसके दिमाग में घुसने लगे हों। लेकिन तभी उसका कजन भाई रे उसे होश में ले आया और कहा कि मैं तेरा सामान सेट करने में मदद कर देता हूँ। बाद में स्कूल पहुंचकर रे क्रिस को स्कूल दिखाने लगा। तभी उसकी नजर एली नाम की एक लड़की पर गई। क्रिस को एक लॉकर दिया गया जिसके ऊपर हॉर्स लिखा था। तभी रे ने बताया कि ये तो मेसन का निकनेम हुआ करता था। फिर डीन और उसके टीममेट्स ने क्रिस को घेर लिया। वो कहने लगे कि मेसन की इज्जत करते हुए इस लॉकर को यूज मत करो। लेकिन तभी ग्रेस नाम की एक लड़की बीच में आई। वो कहने लगी कि ये स्कूल बहुत पुराना है। इस हिसाब से जिनके भी लॉकर यहाँ पर थे वो सब लोग मर चुके हैं। कोई सेंस है इस बात की? क्रिस को देखकर रे उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगा, मगर बेचारा नाकामयाब रहा। ठीक उसी समय डीन को पता चला कि क्रिस स्कूल में नई आई है। वो कहने लगा कि मैंने तो अफवाह सुनी थी कि तुम नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आई हो। अपने बाप को मार दिया था ना तूने? तभी एली ने उसे रोक दिया कि ये सब बकवास मत करो, मगर डीन फिर भी क्रिस का मजाक उड़ाता रहा। इस बात से गुस्सा होकर क्रिस ने उसके गोटों के ऊपर जबरदस्त लात दे मारी। तभी मिस्टर क्रेवन हॉलवे वहां पहुंच गए और उन्होंने गुस्से में आकर क्रिस, डीन, ग्रेस और रे को कॉलेज से कुछ दिनों के लिए निकाल दिया। जब एली ने क्रिस का बचाव करने की कोशिश की तो उसे भी कुछ दिनों के लिए एक्सपेल कर दिया गया। फिर जब सब लोग चले गए तो एली ने क्रिस से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन क्रिस ने कह दिया कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। एली के जाने के बाद क्रिस ने लॉकर खोला और उसे मेसन की बहुत सी चीजें मिली, जिनमें वो रहस्यमयी चीज भी थी जो उसने तोड़ डाली थी। एक फुसफुसाती हुई आवाज सुनकर क्रिस ने उसे खोलने का फैसला किया और उसके अंदर से एक सीटी निकली। क्रिस उसे बजाने ही वाली थी कि तभी घंटी बज गई और वो अपनी क्लास के लिए निकल पड़ी। दोपहर में क्रिस क्लास के लिए लेट पहुंची। जब उसने अपना बैग टेबल पर रखा तो सीटी बैग से बाहर निकल गई। डीन को लगा कि शायद ये स्मोक करने वाली पाइप है और उसने क्रेवन को बता दिया। वहीं केविन ने विसल को ध्यान से देखा और कहने लगा कि ये किसी तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, और उसने नीचे लिखे हुए अक्षरों को देखकर ये पता लगाने की कोशिश की कि ये है क्या। क्रेवन ने जब इन अजीब से अक्षरों को पढ़ा तो ग्रेस उन्हें इंटरनेट पर सर्च करने लगी, जिससे पता चला कि इसका मतलब है मरे हुए को वापस बुलाना। उसकी कीमत का अंदाजा लगाने के लिए क्रेवन ने कहा कि मैं इस सीटी को अपने पास रखता हूँ। साथ ही उसने ये भी बताया कि क्रिस को ये स्कूल के लॉकर में मिली थी। उसने सभी स्टूडेंट्स को जल्दी जाने को कहा और साथ ही एक ऐसे लिखने का काम भी दे दिया। बच्चों के जाने के बाद क्रेवन ने ऑनलाइन उस सीटी के बारे में सर्च किया और उसे पता चला कि ये सीटी तो बहुत महंगी है, इसीलिए उसने विसल को बेचने का प्लान बनाया। लेकिन तभी उसे अपना नाम फुसफुसाती हुई एक आवाज सुनाई दी, जिसने उसे सीटी को बजाने के लिए मजबूर किया। क्रेवन ने वैसा ही किया और तभी खिड़की में दरार पड़ गई, जिसे देखकर वो बहुत घबरा गया और उसने सीटी को वापस रख दिया। लेकिन क्लासरूम से निकलने से पहले ही उसने ऑनलाइन सीटी को बेचने वाली डील डन कर दी।
वहीं बाहर ग्रेस ने सबको बाद में मिलने के लिए कहा। फिर जब बाकी सब चले गए तो रे ने क्रिस से कहा कि तुम्हारे डैड के साथ जो कुछ हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन क्रिस इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। उस वक्त रे को याद आया कि वो कुछ भूल गया है और वो जल्दी से क्लासरूम की तरफ वापस भागा। वहाँ उसे क्रेवन का लैपटॉप खुला मिला जिसमें वो वेबसाइट पर सीटी की प्राइस देख रहा था और तभी उसे एक आइडिया मिल गया। इसी बीच क्रिस के पास नोआ आया जो अपने धर्म को फैलाने का काम करता था। नोआ ने क्रिस को चर्च आने का न्योता दिया और साथ ही वो उसे ड्रग्स बेचने की कोशिश करने लगा। जब वो नहीं मानी तो वो फ्री सैंपल भी दे रहा था, लेकिन उसी वक्त रे वापस आ गया और उसने नोआ से कहा कि मेरी बहन से दूर हो जाओ, लेकिन नोआ ने उसे लड़ाई में आसानी से हरा दिया। उसे कार पर दे मारा और फिर एक चाकू निकाल कर खुद को भगवान का भेजा हुआ आदमी बताने लगा और फिर क्रिस को कहने लगा कि अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो ना तो मैं कभी भी आ जाऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। नोआ के जाते ही रे ने क्रिस को बताया कि ये आदमी अपनी चर्च में आने वाले बच्चों को नशा बेचता है और 1 साल पहले एक बच्चा ओवरडोज की वजह से मर भी गया था। शाम के वक्त क्रेवन को पता चला कि डब्बे के अंदर से विसल गायब है। उसने सीटी को हर जगह ढूंढा लेकिन उसे कहीं नहीं मिली। फिर उसने आवाज सुनी और सोचा कि शायद ये सफाई वाला होगा, लेकिन जब वो बाहर गया तो उसे अंधेरे में एक अजीब सी आकृति नजर आई। अचानक क्रेवन को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और वो डर गया, लेकिन वो सच में सफाई वाला था। तब तक वो रहस्यमयी आकृति गायब हो चुकी थी, इसीलिए क्रेवन ने सोचा कि शायद ये बस मेरा वहम होगा। फिर वो क्लासरूम में वापस आया और उसने नोटिस किया कि उसे अपनी सांसें दिख रही हैं। फिर वो जैसे ही मुड़ा तो उसे एक डरावना शैतान दिखा जिसके मुंह से अजीब सा खून निकल रहा था। इस डरावने इंसान ने क्रेवन को दोनों हाथों से पकड़कर उसके फेफड़ों को दबा दिया जब तक कि वो मर नहीं गया। तभी वो सफाई वाला भी दरवाजे के पास से गुजरा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। वहीं क्रेवन के मुंह से खून निकलने लग गया। देखते ही देखते क्रेवन भी बिल्कुल शैतान के रूप में बदल गया और नीचे गिर पड़ा। ग्रेस के घर पर पता चला कि रे ने विसल को चुरा लिया था। तभी क्रिस ने उनके साथ मजे करने से मना कर दिया। तभी क्रिस ने कहा कि मैं बस आराम करूंगी, तुम लोग मजे करो ना। लेकिन एली को घूरने से वो खुद को रोक नहीं पाई, जो उस वक्त डायबिटीज का इंजेक्शन अपनी टांग में लगा रही थी। ग्रेस का भाई टिमी उनकी पार्टी में झांकने की कोशिश करता रहा, लेकिन उन्होंने उसे उसके कमरे में भेज दिया। जब क्रिस ने सबको बताया कि अब मुझे जाना चाहिए तो एली उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश करने लगी। उसी वक्त डीन ने ग्रेस को डेयर दिया कि उस सीटी को बजाओ, और जैसे ही उसने सीटी बजाई तो सब लोगों ने अपने कान बंद कर लिए क्योंकि एक दर्दनाक आवाज कुछ सेकंडों तक गूंजती रही। जब ये सब कुछ खत्म हुआ तो डीन सबको चुप रहने के लिए कहने लगा क्योंकि उसे कुछ और सुनाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही बाकी सब भी गौर से सुनने लगे तो डीन ने आवाज निकाली। खैर फिर क्रिस वहां से चली गई तो एली भी उसके पीछे भागी ताकि उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल में आने के लिए इनवाइट कर सके। उसने क्रिस से कहा कि अगर तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब क्रिस ने हाँ कह दिया तो एली वहां से चली गई। फिर क्रिस रे से पूछने लगी कि एली लड़कों को पसंद करती है या लड़कियों को, लेकिन रे के पास इसका कोई जवाब नहीं था। घर पहुंचकर क्रिस एली को मैसेज करना चाहती थी, लेकिन क्या करे ये समझ नहीं आ रहा था। उसे अपना कोई भी आइडिया बढ़िया नहीं लग रहा था। तभी अचानक उसने अपनी खिड़की के बाहर पेड़ पर किसी को खड़ा देखा और वो डरने लगी। लेकिन तभी री के अचानक कमरे में आने से वो चौंक गई। फिर जब उसने दोबारा पेड़ की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसी वक्त उसके फोन की घंटी बजी एली के मैसेज के साथ, और ये देखकर क्रिस थोड़ा घबरा गई क्योंकि उसने मजाक मजाक में गलती से एक फ्लर्टी मैसेज भेज दिया था एली को, लेकिन एली को मैसेज पसंद आया। तभी रे ने फोन ले लिया और अपनी बहन की मदद करने के लिए एली को प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजने लगा। दूसरी तरफ जब डीन भी चला गया तो ग्रेस ने अपना ऐसे लिखना शुरू कर दिया, मगर उसे बार बार आवाजें सुनाई देने लगी जैसे कोई उसका नाम फुसफुसा रहा हो। लेकिन उसे लगा कि शायद टिमी मजाक कर रहा होगा। लेकिन जब उसने अपने भाई के कमरे में लाइट बंद होते हुए देखी तो उसे समझ आया कि ये आवाजें टिमी नहीं कर रहा। तभी अचानक एक डरावना जीव उसके पीछे से भागा और उसने फिर से अपना नाम किसी को फुसफुसाते हुए देखा। अब वो आवाज का पीछा करने लग गई। उसने टेबल के पीछे चेक किया, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। उसी वक्त एक डरावने हाथ ने उसे छुआ और उसने मुड़कर देखा तो वहाँ टिमी खड़ा था। ग्रेस ने सोचा कि टिमी इतना दूर है, वो उसे कैसे छू सकता है। अगली सुबह प्रिंसिपल ने सभी स्टूडेंट्स को असेंबली के लिए इकट्ठा किया और क्रेवन की मौत की जानकारी दी। क्रेवन की मौत का कारण लंग कैंसर को बताया गया। तभी एली ने अपने आगे बैठी एक लड़की को कांपते हुए देखा और उसकी गर्दन अचानक टूट गई। फिर वो लड़की अपना सर घुमाकर डरावना चेहरा दिखाने लगी।
वो भी एली का नाम फुसफुसाते हुए। उस वक्त ग्रेस ने वो सीटी क्रिस को दे दी और एली अपने भ्रम से बाहर निकल गई। अब वो डरावनी लड़की गायब हो चुकी थी। क्लास के बाद एली और क्रिस मेसन के घर पर चले गए क्योंकि उन्हें लगा कि शायद मेसन के परिवार को उसकी वो सीटी वापस चाहिए होगी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया लेकिन वो तो पहले ही खुला हुआ था। लड़कियां अंदर गई और पुराना म्यूजिक सुनते सुनते घर में रखी हुई पुरानी और कीमती चीजों को देखने लग गई। अचानक मेसन की दादी आईवी उनके पीछे आ गई। वो बिना हाय हेलो के उन पर गुस्सा करने लगी। उसका मानना था कि वो दुनिया भर में घूमी थी पुरानी चीजें हासिल करने के लिए। उसने अलग अलग सभ्यताओं की पढ़ाई की, ये जानने के लिए कि लोग मौत के साथ सौदा कैसे करते हैं। एक टेबल पर बहुत सारी दवाइयों की बॉटल्स थी। जब क्रिस ने उसे वो सीटी देने की कोशिश की ये कहकर कि मुझे ये मेसन के लॉकर में मिली थी, लेकिन आईवी कहने लगी कि अब ये तुम्हारी है क्योंकि तुम्हें मिली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी मुझे और मेसन को मिली थी। कई सालों पहले मुझे ये सीटी ग्वाटेमाला की एक तंग गली में मिली थी। तब से अब तक इस मनहूस सीटी ने मेरी बेटी, मेरे दामाद और अब मेरे पोते को भी मार दिया। इस पर लिखे निशान का सही मतलब है अपनी मौत को बुलाना। जब कोई पैदा होता है उसकी मौत भी साथ ही पैदा होती है, लेकिन वो आती है अपने वक्त पर। लेकिन अगर कोई भी इस सीटी को सुन ले तो उसकी मौत बहुत जल्दी आ जाती है और फिर कोई लंबा जीता नहीं है। फिर आईवी ने वो सीटी वापस क्रिस को दे दी और कहा कि तुम्हें इसे लेना ही नहीं चाहिए था। फिर शाम को लड़कियां हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में जा पहुंची। एली मानती है कि मेसन की मौत अजीब थी क्योंकि वो लिटरली नहाते हुए जला था, पर फिर भी इस घटना को गैस लीक का नाम दे दिया गया। फाइल चेक करने पर पता चला कि उसे तो पहचाना भी उसके दांतों से गया था क्योंकि उसका शरीर बहुत ज्यादा जल गया था। उसी वक्त कोई कमरे में आ गया और लड़कियां अलमारियों के पीछे छुप गई। तभी मेसन की रिपोर्ट्स गिर गई और क्रिस ने उनमें से एक उठा ली और पढ़ा कि शरीर की हड्डियों की बनावट के हिसाब से वो 45 से 50 साल की उम्र का था। इससे ये साफ हो गया कि आईवी की कहानी में कुछ तो बात थी। इसका मतलब था कि मेसन की मौत लगभग 48 साल की उम्र में गैस लीक से होने वाली थी और क्रेवन को बाद में कैंसर होना था। ये बात अब लड़कियों को दूसरों को भी बतानी थी, इसीलिए वो एम्प्लॉय के दूसरे पेपर देखने से पहले ही चुपके से निकल गई। हार्वेस्ट फेस्टिवल में सभी लोग अपनी अपनी कॉस्ट्यूम्स में होते हैं। तभी रे ने ग्रेस को ढूंढा और आखिरकार उसे बताया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन ग्रेस ने उसे बड़े प्यार से मना करते हुए उसके गाल पर किस कर दिया और फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई। डीन रे के कॉस्ट्यूम का मजाक उड़ाने लगा और हमारे बेचारे दिल टूटे आशिक रे ने शराब पीना शुरू कर दिया। जब एली और क्रिस वहाँ पर आई तो नोआ ने उन्हें तंग करने की कोशिश की और उन्हें अजीब अजीब नामों से पुकारने लगा, लेकिन तभी एली ने उसके गोटों पर जोरदार लात दे मारी और बदले में नोआ ने अपना चाकू निकाल लिया, लेकिन क्रिस ने उसके हाथ पर पैर रखकर उससे चाकू छीन लिया। फिर क्रिस ने उसकी नाक पर चाकू रख दिया और उसे बचाने का जिक्र करने लगी जो ओवरडोज से मर गया था, लेकिन नोआ कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर क्रिस ने उसकी नाक काट दी और फिर चाकू को फेंक दिया। इसी दौरान डीन और ग्रेस एक भूल भुलैया में अलग अलग हो गए जहां उन्हें बार बार कॉस्ट्यूम्स पहने हुए लोग डरा रहे थे। डीन ने लकड़ी का एक गोल बोर्ड ढूंढा और उसे घुमा दिया, जिसका रिजल्ट आया कि तुम अपनी किस्मत खुद तय करते हो। तभी भूल भुलैया में ग्रेस एकदम हैरान रह गई जब उसने एक बूढ़ी औरत को करिश्माई रोशनी से घिरा हुआ देखा। जब उस बूढ़ी औरत ने उसका नाम लिया तो ग्रेस डर के मारे वहाँ से चली गई, लेकिन फिर उसे वही बूढ़ी औरत दोबारा मिल गई। ग्रेस तुरंत भागी और उसने डीन को मदद के लिए कॉल किया, लेकिन डीन को लगा कि उसे कोई कॉस्ट्यूम पहन के डरा रहा है। अचानक बूढ़ी औरत ने ग्रेस को डरा कर नीचे गिरा दिया, जिससे उसका फोन भी गिर गया। ग्रेस ने एक फावड़ा उठा लिया, तभी बूढ़ी औरत ने अपना हाथ उठाकर उसके पीछे की तरफ इशारा किया और जब ग्रेस ने मुड़कर देखा तो वही औरत उसके पीछे खड़ी नजर आई। फिर उसने चीखते हुए औरत पर हमला कर दिया और दोनों जमीन पर गिर गए। जब ग्रेस ने होश संभाला तो अपने खून बहते हुए माथे को छुआ और उसे समझ आया कि उसे भी वही फावड़े वाली चोट लगी है जो बूढ़ी औरत को लगी थी। तब बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगी और अपने शरीर को मोड़कर खड़ी हो गई। उसने ग्रेस का पीछा करना शुरू कर दिया। ग्रेस जितना तेज हो सके उतना तेज भागने लगी। उधर डीन भी परेशान होने लगा क्योंकि ग्रेस फोन का जवाब नहीं दे रही थी।
फिर डीन उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। ग्रेस और भी घबरा गई जब वो एक बंद रास्ते में फंस गई थी, लेकिन खुशकिस्मती से उसे दीवार में एक छुपी हुई गुफा मिल गई और वो रेंगते हुए वहाँ घुस गई। लेकिन बूढ़ी औरत जल्द ही उसके पीछे आ गई और वो ग्रेस की टांग पकड़कर अपनी डरावनी उंगलियां उसके पैर में घुसाने लगी। फिर उसने अपना हाथ ग्रेस के गले में डाल दिया, जिससे उसका शरीर बदलने लगा। ग्रेस ने खुद को छुड़ा लिया और आगे बढ़ती रही जब तक वो भूल भुलैया के बीच में नहीं पहुंच गई। लेकिन बदकिस्मती से वो बूढ़ी औरत लाइट के खंबे पर दिखाई दी और ग्रेस को बदलने के लिए बूढ़ी औरत ने उसे किस कर दिया। लेकिन जब तक डीन वहां पहुंचा तब तक ग्रेस तो झुर्रियों से भरा हुआ एक बूढ़ा शरीर बन चुकी थी। बाद में स्कूल जिम के अंदर डीन ने ये मानने से इनकार कर दिया कि वो बॉडी ग्रेस की थी। तभी लड़कियों ने आईवी की कही हुई बात बताई और वो दोनों मानती हैं कि उन्हें मौत करीब आती हुई महसूस हुई थी। डीन अभी भी ये मान नहीं रहा था। तभी रे ने उसे याद दिलाया कि ग्रेस को सीटी बजाने के लिए तुमने ही डेयर किया था, तो इस हिसाब से उसकी मौत की वजह भी तुम ही हो। गुस्से में डीन ने उसे धक्का दे दिया और साथ ही जो वो ग्रेस से प्यार करता था उसका मजाक उड़ाने लगा, जिस वजह से रे दुखी होकर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद नशे में चूर डीन अपने कमरे में खिड़की के रास्ते से घुस गया। जब उसने शीशे में देखा तो उसे एक आदमी नजर आया जिसके शरीर पर भयानक चोटों के निशान थे। वो बौखलाकर पीछे हटा तो गलती से उससे कमरे में रखा लैंप टूट गया। तभी वो मेन लाइट ऑन करने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक वो आदमी गायब हो गया। तभी डीन के माँ बाप दरवाजा खटखटाने लगे कि कैसी आवाज थी ये। इस पर डीन ने कह दिया कि मैं बस सपना देख रहा था। तभी गुस्से में उसके पिता उसे पीने और नशे में गाड़ी चलाने के लिए डांटने लगे। वो कहने लगे कि एक दिन तेरी यही हरकतें तुझे मार डालेंगी। इस दौरान क्रिस के घर पर उसने एली को बताया कि 1 साल पहले मैंने ओवरडोज कर लिया था। मेरे पापा मुझे अपनी कार में हड़बड़ी में हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक ट्रक के साथ उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि पापा की जगह अगर मैं ही खत्म हो जाती तो ठीक था। तभी एली ने उसे तसल्ली देते हुए किस कर दिया और दोनों एक दूसरे के करीब आ गई। छत पर रे बारिश में बैठा ग्रेस के बारे में सोचने लगा। अचानक उसने अपने हाथों में और टेडी बियर पर खून लगा देखा और फिर एक बॉडी को कुचल देने वाली मशीन के अंदर जाते हुए। लेकिन ये सब सिर्फ उसके दिमाग में हुआ था। अगले दिन रे और लड़कियां आईवी से मिलने गई जो बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। उसने बताया कि अगर इस आफत को रोकना है तो उन्हें अपनी मौत किसी और को ट्रांसफर करनी होगी, अपने खून से उन पर निशान बनाकर। जब क्रिस ने शीशे में देखा तो उसने अपनी मौत को अपने बिल्कुल पीछे खड़ा देखा, जिसके हाथ में एक हथियार भी था। जैसे ही वो गायब हुई, आईवी बिस्तर पर मर गई। इसके बाद तीनों सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। रे अपनी मौत को आगे पास करना चाहता है, लेकिन एली की नजरों में ये खून था और वो इसके खिलाफ हो गई। वो इस बात पर झगड़ने लगे और रे अकेला वहां से चला गया। घर पर डीन ने ग्रेस की मौत की न्यूज देखी और उसने टीवी बंद कर दिया। उसे अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ग्रेस मर गई है। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला और एक डरावना हाथ कमरे में झांकने लगा। डीन ने दरवाजे पर कुर्सी फेंक कर मारी, जिससे उसके पेरेंट्स भी वहां पर आ गए। डीन ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया ताकि वो अंदर ना आ सकें। फिर अचानक उसके कमरे की चीजें अपने आप हिलने लगी और डीन की मौत ने बाहर आकर उसका सर पकड़ लिया। अब उसका शरीर किसी कार हादसे की तरह हिलने लगा। सारे जख्म धीरे धीरे उसके शरीर में दिखने लगे। उसकी हड्डियां टूटने लगी और शरीर के ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया। जब तक उसके पेरेंट्स दरवाजा तोड़कर अंदर आए तब तक डीन जमीन पर गिरा हुआ एक लाश बन चुका था। इसी दौरान क्रिस और एली रे को उसके कमरे में ढूंढने आ गई, लेकिन वो वहां पर नहीं था। उन्हें कमरे में उसकी तस्वीरें मिली जहां वो स्टील की फैक्ट्री में काम करता था और एक कॉमिक बुक जिसमें एक हीरो एक बुरे इंसान को मार रहा था जो शायद एक सुराग था। चर्च के अंदर रे ने नोआ को बच्चों को अलविदा कहते हुए देखा। फिर जब सभी लोग चले गए तो रे चर्च के अंदर घुस गया और वो भी अपने हाथ में बंदूक लेकर। सबसे पहले उसने गमले को गोली से उड़ा दिया ताकि नोआ को दिखा सके कि वो मजाक नहीं कर रहा। तभी अचानक चर्च की बेल बजी और रे का ध्यान भटक गया। तभी नोआ उस पर झपट पड़ा और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। रे नीचे गिर गया और नोआ ने उसकी बंदूक अपने हाथों में ले ली, लेकिन जब वो गोली चलाने की कोशिश करने लगा तो बंदूक ने काम करना बंद कर दिया। ये देखकर रे ने एक ट्रे नोआ को मारी ताकि उसे बेहोश कर सके। बाद में जब नोआ होश में आया तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया, वो भी एक स्टील फैक्ट्री में।
इसके बाद रे ने अपनी जेब से ड्रग्स निकाले और नोआ को उन्हें निगलने के लिए मजबूर कर दिया। फिर रे ने अपने हाथ से थोड़ा खून निकाला और दूसरे हाथ से सीटी को बाहर निकाल लिया, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब रे नोआ पर खून से निशान बनाने लगा तभी लड़कियां उसे रोकने के लिए पहुंच गई, लेकिन उसने उन पर बंदूक तान कर उन्हें पीछे हटने को कहा। नोआ रहम की भीख मांगने लगा और साथ ही लड़कियां भी कहने लगी कि मत करो ऐसा। इतना सब सुनने के बाद रे ने अपना हाथ वापस खींच लिया। तभी रे कहने लगा कि हर किसी को एक बार तो मरना होता है, और इस बात को सुनकर क्रिस को एक आइडिया आया। उसी वक्त रे को अपना नाम सुनाई दिया और उसके घायल हाथ को एक अनजान ताकत ने खींच लिया। उसके हाथ से बंदूक भी गिर गई। लड़कियों ने उसे बचाने की कोशिश में उसे पकड़ लिया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसका शरीर टूटने लग गया जैसे उसे मशीन में मरना था। जब उसके शरीर का आधा हिस्सा ही बचा तो उसके चीथड़े उड़ गए। ये देखकर नोआ तो बेहोश हो गया। अपने भाई की इतनी घिनौनी मौत देखकर क्रिस भी बहुत ज्यादा डर गई और एली को उसे संभालना पड़ा। उसने उसे याद दिलाया कि तुझे एक आइडिया आया था ना, वो क्या है। अब लड़कियां जल्दी से एली की कार की तरफ दौड़कर हॉस्पिटल पहुंची। तभी क्रिस ने अपना प्लान समझाना शुरू किया। इंसुलिन का इस्तेमाल करके, जो कि ब्लड शुगर को रोकता है, वो दिल को रोक सकते हैं और फिर एक दूसरा इंजेक्शन देकर हम एक दूसरे को वापस जिंदा कर सकते हैं। यह बिल्कुल मरने जैसा ही होगा, लेकिन शायद ये तरीका हमारी मौत को हमसे दूर कर दे। वो दोनों सारा सामान बिल्डिंग के अंदर ले आई, जहाँ क्रिस अपनी मौत को अपना इंतजार करते हुए देखती है। फैक्ट्री के सामान का इस्तेमाल करके लड़कियों ने सारी तैयारियां कर ली और दरवाजा भी बंद कर दिया। क्रिस पहले एली को बचाना चाहती थी, लेकिन एली ने उसे हैरान कर दिया उसकी बाजू में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाकर, जिससे क्रिस को समझ आ गया कि उसकी मौत इसी पल को दिखाती है। क्रिस का शरीर बर्फ की तरह ठंडे पानी के टब में गिर गया और एली ने उसे वहां रखा जब तक उसके दिल की धड़कन रुक नहीं गई। जैसे ही वो मरने लगी, क्रिस ने मन ही मन अपने परिवार से माफी मांगी। फिर एली ने क्रिस को बाहर निकाला और उसे एक इंजेक्शन लगा दिया और फिर इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल करने लग गई। क्रिस लगभग जाग गई, लेकिन उसकी मौत ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। वो उसे मरा हुआ ही रखना चाहती थी। मजबूर होकर एली ने सीपीआर करना शुरू कर दिया, लेकिन मौत ने क्रिस को कसकर पकड़ रखा था। उसी वक्त नोआ होश में आ गया और वो कुर्सी से खुद को आजाद करने में कामयाब हो गया। बंदूक उठाने के बाद वो दरवाजे को हथौड़े से तोड़ने लगा। तभी एली की मौत भी सामने आ गई। उसकी मौत उसी लड़की के रूप में आ गई जिसे उसने असेंबली में देखा था। वहीं नोआ ने दरवाजे में एक सुराख कर दिया और अपना हाथ अंदर डालकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसने इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली मशीन को तोड़ दिया और इस सब में एली को भी चोट लग गई, लेकिन वो एली को क्रिस का नाम बार बार लेने से रोक नहीं पाया, जिसने क्रिस को इतनी ताकत दी कि वो आखिरकार मौत को दूर धकेल सके। क्रिस जाग गई और उसने एली को जमीन पर तड़पते हुए देखा। उसकी मौत एक टक उसे देख रही थी। उसी वक्त नोआ अंदर आया और कहने लगा कि भगवान ने हर किसी को किसी काम के लिए पैदा किया है। उसने एली के खून को छू लिया, जिससे उसकी मौत गायब हो गई और नोआ की अपनी मौत सामने आ गई। उसने गोलियां चलाई, लेकिन हर गोली उसके शरीर को भी चोट पहुंचाने लगी। वो गिर गया और उसकी मौत ने जल्द ही उसे मार दिया। अब क्रिस ने एली को गले लगाया। तभी उनकी नजर उस टूटी हुई सीटी पर पड़ी, जो शायद गोली लगने से टूट गई थी। अब से 3 महीने बाद क्रिस को कभी कभी लगता था कि वो अपनी मौत को देखती है, लेकिन उसने एली के साथ खुशी से जीना सीख लिया था। इसी दौरान एक दूसरी लड़की को अपने लॉकर में पता नहीं कैसे वो सीटी मिली और उसने असेंबली के दौरान वो सीटी निकाल कर बजा दी। इसी के साथ ये भयानक कहानी खत्म हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में।